हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज लेकर आई हूँ क्लास 11th की हिंदी इलेक्टिव की बुक है अंतरा भाग 1। इसके काव्य खंड का अध्याय है हस्तक्षेप। ये कविता हमारे सामने प्रस्तुत करी है श्रीकांत वर्मा जी ने। आज इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि क्लास 11th में हमारे हिंदी में 2 कोर्स चलते हैं, कोर और इलेक्टिव। जैसे कि आज आप देख रहे हो कि हम इलेक्टिव करा रहे हैं, तो इसकी बुक अलग है क्योंकि 2 अलग अलग कोर्सेज हैं, तो इनकी बुक्स भी अलग अलग रहती हैं। इलेक्टिव में हमारी बुक रहती है अंतरा भाग 1, अंतराल भाग 1, और एक हमारी बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम। ये बुक ऐसी है जो क्लास 11th और 12th में कंबाइंड रूप से चलती है। तो उसके कुछ चैप्टर 11th के हैं, कुछ 12th के हैं, और जो चैप्टर 11th के हैं वो ही चैप्टर जो हैं आपके कोर इलेक्टिव दोनों में चलते हैं। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो सिर्फ कोर में चलते हैं। तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करिएगा इस बुक को लेकर। ये बुक जब हम आपको कराएंगे तो हम पूरी तरीके से क्लियर करते चलेंगे कि कौन से चैप्टर किस सिलेबस में है। अब आ जाते हैं, जैसे कि हमने बताया कि हम इलेक्टिव करा रहे हैं, तो इलेक्टिव में हमारी आज की बुक है अंतरा भाग 1। अंतरा भाग 1 जो है वो हमारे 2 खंडों में विभक्त है। एक है गद्य खंड और दूसरा है काव्य खंड। गद्य खंड हम पूरा कंप्लीट करा चुके हैं, यानी कि उसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं काव्य खंड। काव्य खंड का हमारा अध्याय है हस्तक्षेप। ये कविता श्रीकांत वर्मा जी ने प्रस्तुत करी है कि किस तरीके से शासन में हस्तक्षेप होता है, नहीं होता है, इस चीज़ को लेकर ये कविता है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हमारा हो चुका है। आज हम कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनके अंदर हम करने जा रहे हैं वर्णनात्मक प्रश्नों को। तो ध्यान रखिएगा कि जब हमारा एग्जाम पेपर आता है तो उस दौरान हमसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है, सब्जेक्टिव कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि काव्य खंड के जब भी हम वर्णनात्मक प्रश्न करते हैं तो उनको बहुत ध्यान से हमको करना पड़ता है, क्योंकि इसमें कई तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जहाँ पर आपको कविता का अर्थ है, आश्रय है, वहीं पर हम आपके मतों के अनुसार भी पूछते हैं। कुछ पंक्तियों के काव्य सौंदर्य आते हैं उसी, और इसके अलावा जो हमारे कवि हैं उन पर भी आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत सावधानी से हर प्रश्न को पढ़िए और उनके उत्तर दीजिए। शुरू करें। तो पहला प्रश्न आ रहा है, जीवित मनुष्यों के होते हुए भी मुर्दा ही क्यों हस्तक्षेप करता है? इस कविता में दिया गया है। अब यहाँ पर जो ये कविता हमारे सामने हस्तक्षेप आई है प्रशासन में, भाई जो हमारा शासन सत्ता है, यहाँ पर जैसे नाम दिया गया है मगध राज्य में हस्तक्षेप, तो वहाँ पर जो कहा गया है कि ये सिर्फ एक मगध राज्य की ही नहीं, सभी जगह पर है कि शासन में जो है हस्तक्षेप, यानी कि जनता द्वारा अगर कुछ कहा जाता है, कुछ होता है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस चीज़ को लेकर कष्ट होता है। तो वही चीज़ कहा है, जीवित मनुष्यों के होते हुए भी मुर्दा हस्तक्षेप क्यों कर रहा है। अब इस कविता में मुर्दा के हस्तक्षेप करने का कारण क्यों बताया गया है? जीवित मनुष्यों के होते हुए मुर्दा ही इसलिए हस्तक्षेप करता है क्योंकि हस्तक्षेप वही व्यक्ति कर सकता है जिसका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं। मतलब कि जैसे देख लीजिए कि आपके सामने कोई चीज़ गलत हो रही, कोई भी चीज़ हो रही है, अब अगर उसमें हम कूदते, मान लीजिए हमारा कोई उससे सरोकार नहीं है, और उसमें अगर हम बीच में कहीं पे 2 लोगों में जैसे झगड़ा हो रहा है, कुछ भी है, तो अब उस झगड़े में अगर मैं जाती हूँ तो जाहिर सी बात है मेरा हस्तक्षेप तभी तक वैलिड है जब उन दोनों के मत में मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं, मतलब मेरा अपना कोई फ़ायदा नहीं। अगर मान लीजिए 2 लोग लड़ रहे हैं, उसमें एक पक्ष के जीतने में मेरा फ़ायदा है, तो उसमें मेरा कूदना जो है वो सही नहीं होगा, वो हस्तक्षेप उस जगह गलत हो जाता है। बात यह है कि जो भी हस्तक्षेप करता है उसका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब कोई अपना फ़ायदा नहीं देखकर हमें करना चाहिए। मुर्दा मनुष्य की अंतिम यात्रा का परिचायक है, यानी कि मुर्दा का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? जब हम मनुष्य मर जाता है तो उसकी अंतिम यात्रा निकलती है। अब मनुष्य के मर जाने के बाद उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं रहता, क्योंकि जब तक ये शरीर है तब तक हम अपना स्वार्थ देखते हैं, लेकिन जब मर गए तो किस चीज़ का स्वार्थ? किसी चीज़ का स्वार्थ नहीं, क्योंकि लाइफ तो ख़त्म हो गई, काम ख़त्म। तो अब हम अगर किसी चीज़ में भी इंटरफेरेंस करते हैं तो उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं होगा मरने के बाद। व्यवस्था कितनी ही सख्त या निरंकुश क्यों ना हो, मनुष्य को मरने से नहीं रोक सकती। तब ऐसा व्यक्ति जिसका कोई स्वार्थ ही नहीं है, जिस पर आगे पीछे खोने को कुछ नहीं है, खड़ा हो जाता है। मुर्दा ही सत्ता को चुनौती दे सकता है। अब
अब इसको पहले अलग वे से समझते हैं, फिर इस पर हम आएंगे। जैसे कि हमने कहा कि प्रशासन द्वारा अगर कोई भी गलत नीति खड़ी की जाती है, कोई भी ऐसा नियम लागू करा जाता है और एक व्यक्ति उसके खिलाफ बोलना खड़ा होता है, अब वो ही व्यक्ति वहां पर खड़ा होकर सशक्त रूप से बोल सकता है अगर उसमें उसको बोलने का कोई स्वार्थ नहीं है। अगर वो किसी स्वार्थ या प्रलोभनवश खड़ा है तो उसकी आवाज ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है, वो अपनी जगह छोड़ देगा। अगर वो मान लीजिए कि अगर वो सही है, अपनी जगह बिल्कुल सही है, तो वो आवाज जब उठाएगा तो प्रशासन भी उससे डरेगा, कांपेगा और उसकी बात सुनने के लिए मजबूर होगा। तो यही चीज यहां पर बताई गई है कि मुर्दा व्यक्ति जब हस्तक्षेप करता है तो उसका कोई भी स्वार्थ नहीं होता है, इसलिए प्रशासन को उसकी बात माननी या सुननी पड़ती है। जैसे दिया ना, मुर्दा के आगे पीछे कोई नहीं होता, खड़ा हो जाता है, मुर्दा ही सत्ता को चुनौती दे सकता है। अब मुर्दा सत्ता को चुनौती देने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि उसका कोई स्वार्थ नहीं है, तो प्रशासन भी ये देख रहा है कि जब ये खड़ा हो रहा है, इसका कोई स्वार्थ नहीं है, यानी कि ये जनरली आदमी है, एकदम सही आदमी है। अगर इसने ऐसा कुछ बोला तो जाहिर सी बात है जनता इसके पक्ष में आएगी और हमारे खिलाफ हो जाएगी। और जब हमारे किसी भी शासन के खिलाफ जनता होती है तो उसको अपदस्थ करना कोई भी मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, उसको अपदस्थ कर देते हैं, यानी कि उसे पद से हटा देते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, मगध में व्यक्ति क्यों नहीं छींकता, स्पष्ट कीजिए। अब हमने बताया था ना, इस कविता में मगध के माध्यम से उन्होंने चीज बोली। अब मगध में कोई व्यक्ति नहीं छींकता, इसका सीधा सीधा तात्पर्य जो कविता में था कि वहां पर कोई भी व्यक्ति प्रशासन के खिलाफ आवाज नहीं उठाता है। मगध में ऐसी व्यवस्था कायम है जहां छींकने अर्थात निरंकुशता का विरोध करने से शांति भंग हो जाती है। तो समझ में आया ना, वहां शासन व्यवस्था के खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर निरंकुश शासन है। अब निरंकुश शासन, आप इसको ऐसा समझिए, हमारे क्या कहते हैं, भारत में जो है वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र का तात्पर्य ये होता है कि सत्ता पे जो कोई भी व्यक्ति बैठेगा वो जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति होता है। तो हम एक तरीके से लोक और तंत्र, यानी कि हम लोगों ने चुनकर उसे शासन पर बैठाला है। लेकिन निरंकुश शासन इसके जस्ट विपरीत होता है। ये या तो वंशानुगत होता है, यानी वंश के हिसाब से होता है, और जो व्यक्ति या तो सत्ता क्या कहते हैं जबरन काबिज हो जाता है, अर्थात ताकत के बल पर हो जाता है। जैसे बहुत सारे देशों में आप देखते हो सैन्य शक्ति जहाँ पर हावी हो जाती है वो शासन सत्ता अपने हाथ में ले लेती है। तो ये शासन जो होती है, जो जनता द्वारा नहीं चुनी जाती है, वो अक्सर निरंकुश होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने हिसाब से शासन चलाती है। जनता को उससे क्या फर्क पड़ रहा है, क्या नहीं पड़ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। तो निरंकुश शासन का सीधे सीधे मतलब होता है जो व्यक्ति शासन कर रहा है उस पर किसी भी तरह का अंकुश नहीं होता, यानी कि कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता, कोई उसको रोक नहीं सकता है। तो इस तरह की शासन व्यवस्था में जनता भी कुछ नहीं कर पाती है। जनता को भी चुप होकर शासन द्वारा लागू किए गए नियमों को मानना ही पड़ता है। तो वही चीज़ यहाँ दिया है कि मगध में जो निरंकुशता का शासन है वहाँ पर छींकना मना है, अर्थात इस निरंकुश शासन के खिलाफ कुछ भी बोलना अपराध है। अतः मगध साम्राज्य की शासन व्यवस्था का विरोध करना किसी प्रकार भी संभव नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई व्यक्ति बोल ही नहीं सकता है। किसी भी प्रकार की तंत्र विरोधी गतिविधि को यह कहकर दबा दिया जाता है कि यह कार्य मगध की शांति व्यवस्था को भंग करने वाली ही है और शासन का दायित्व है कि शांति को बनाए रखे। अगर कहीं कोई आवाज़ उठती है, कुछ होता है, तो सीधे उस आवाज़ को दबा दिया जाता है कि यह मगध की शांति में हस्तक्षेप है, यानी कि यहाँ की शांति में ये कुछ न कुछ दखल डाल रही है, इसलिए इस बात का कोई मतलब नहीं है और उस बात को दबा देते हैं। इसीलिए उसे, यानी कि मगध के व्यक्ति, यह बता दिया गया है कि छींकने अर्थात सत्ता के विरुद्ध कुछ कहने से शांति भंग हो जाती है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने सत्ता के खिलाफ कुछ बोला तो उसकी शांति भंग होगी। प्रश्न संख्या 3 है, मगध के लोगों में किस तरह का डर समाया हुआ है। अब मगध में चूंकि निरंकुश शासन है तो वहाँ के लोगों को किस तरह का डर होगा कि भाई उनका सही होगा कि नहीं होगा, भविष्य में क्या होगा।
मगध के लोगों में यह डर समाया है कि उनके आवाज उठाते ही शांति भंग हो जाएगी। शांति भंग होने से मगध नहीं रहेगा। यदि एक व्यक्ति ने एक बार भी हस्तक्षेप कर दिया तो हस्तक्षेप करने की परंपरा बन जाएगी, जो मगध राज्य के हित में नहीं है। अतः वहां लोगों के लिए विरोध करने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया है, व्यक्ति को अत्याचार सहना पड़ता है। अब चूंकि मैंने बताया कि मगध में क्या है, निरंकुश शासन है, तो वहां पर क्या है, वहां के लोगों को डर है कि भाई अगर हम कुछ बोलेंगे भी तो हमारी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। जैसे यहाँ दिया है कि आवाज़ उठाते ही शांति भंग होगी, तो अर्थात उनकी आवाज़ को दबा देंगे। और अगर एक व्यक्ति ने आवाज़ उठाई तो आवाज़ उठाने की परंपरा हो जाएगी। मान लीजिए हमने आवाज़ उठाई, हमारी आवाज़ को दबा दिया गया, तो दूसरी हमारी आवाज़ को देखकर प्रोत्साहित होगा, वो आवाज़ उठाएगा। तो इस तरीके से आवाज़ उठाना या सत्ता का विद्रोह के विरुद्ध खड़े होना एक परंपरा सी बन जाएगी। तो क्या होगा, इससे मगध की शांति भंग होगी। तो अब वहाँ की जनता का सबसे यही है कि जो भी अत्याचार हो रहा है हमको वैसे ही सहना है, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा डर क्या है कि हम अगर आवाज़ उठाएंगे तो यहाँ की शांति भंग होगी, इसलिए हमारी आवाज़ को दबा दिया जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, चीखने के क्या परिणाम होंगे, स्पष्ट कीजिए। अब क्या है, अब यहाँ से सबसे पहले आपको ये पता करना है कि चीखने से क्या तात्पर्य, लिटरली चीखना या किसी के खिलाफ आवाज़ उठाना। तो यहाँ पर क्या दिया गया, चीखने के क्या परिणाम होंगे। मगध में व्यक्ति दुख सहने के लिए बाध्य है, क्योंकि वहाँ पर निरंकुश शासन है और आप अगर कुछ गलत देख रहे हो तो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि उसके मन में ये भय बैठा दिया गया है कि पीड़ा में चीखने से मगध की शांति व्यवस्था में हस्तक्षेप समझा जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, मगर आप किसी भी तरीके से आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। आवाज़ उठाना अर्थात चीखना, चीखने से जो है मगध की शांति व्यवस्था भंग होगी, इसलिए आप चीख नहीं सकते। अब यहाँ पर अभी तो क्या था कि आपको आवाज़ उठाना यानी कि बोलने से हो रहा था, अब यहाँ चीखने की बात क्यों आई। चीखने का अर्थ तब होता है लिटरली जब हम कब चीखते हैं, जब हमें कहीं चोट लगी हो और वहाँ बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है या कोई वहीं पर मारे या तकलीफ दे। मान लीजिए मेरे को यहाँ पर चोट है, ठीक है, बहुत चोट है, दर्द है, हम चुपचाप उस दर्द को सह रहे हैं, लेकिन उसी चोट पर अगर कोई मुझे मारे या और तकलीफ दे तो मैं लिटरली चीखूंगी ना। तो यहाँ पर चीखने का तात्पर्य यही है कि मगध के लोग एक तो ऐसे ही अत्याचार को सह रहे हैं, उनको तकलीफ हो रही है और शासन व्यवस्था उसी तकलीफ में और तकलीफ दे रही है, इसलिए वहाँ के व्यक्ति जो है चीखने के लिए मजबूर हैं। अब चीख इसलिए नहीं सकते, इतना दर्द होने के बाद भी चीख इसलिए नहीं सकते क्योंकि अगर वो चीखेंगे अर्थात आवाज़ उठाएंगे इतने दर्द के बाद भी तो मगध की शांति भंग होगी, है ना। तो उनको चीखने से क्या उनको बोला गया कि मगध की शांति व्यवस्था में हस्तक्षेप होगा। शासन के लिए जनता के कष्टों को दूर करने की बजाय निरंकुश व्यवस्था अधिक जरूरी है। तो वहां की शासन व्यवस्था के लिए क्या है कि आपका दर्द क्या है उससे उन्हें मतलब नहीं है, उन्हें मतलब यह है कि मगध में शांति बनी रहे। अतः कुछ भी कष्ट जनता सहे किंतु उसे व्यवस्था या व्यवस्थापकों के विरुद्ध बोलने का अधिकार नहीं है। आम आदमी भी अपने अधिकारों के प्रति सजग हो उठेगा तो उनकी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बताया कि मगध में किसी भी व्यक्ति को बोलने, चीखने, हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो यहाँ पर जो है शासन व्यवस्था की शांति भंग होगी। अर्थात जैसे काम चल रहा है वैसा नहीं चलेगा, सही चल रहा है चाहे गलत चल रहा है लेकिन चल तो रहा है। शासन में मतलब लोगों को कष्ट हो रहा है लेकिन शासन में जो शासक हैं वो तो आराम से शासन कर रहे हैं, इसलिए उनकी शांति भंग होगी। तो वही बोला है कि यहाँ पर आवाज़ उठाने से शासन व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर चीखने भी नहीं दिया जाता है। तो समझ में आ गया चीखने के क्या परिणाम होंगे। चीखने का ये परिणाम होगा कि यहाँ पर वो चीखना शासन व्यवस्था की शांति को छिन्न भिन्न कर देगा, इसलिए उन्हें चीखने भी नहीं दिया जाता है। हस्तक्षेप कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। तो अब इस कविता में क्या चीज़ दी गई है, क्या बताया गया है, वो तो आपको बताना ही बताना है, साथ में इसका उद्देश्य या संदेश बताना है। तो यहाँ पर मगध राज्य के माध्यम से जो है शासन व्यवस्था, निरंकुश शासन व्यवस्था पर उंगली उठाई गई है, लेकिन यहाँ सिर्फ मगध राज्य की वजह से नहीं है,
ऐसी बहुत सी शासन व्यवस्थाएं होती हैं जहां पर लोकतंत्र भी होता है, जनतंत्र यानी कि लोकतंत्र जनतंत्र भी होता है, बहुत सारे निरंकुश शासन भी होते हैं, लेकिन वहां पे भी जनता को आवाज़ उठाने का अधिकार नहीं होता है। तो यहाँ पर उन सभी शासन व्यवस्थाओं के ऊपर मगध राज्य के जरिए जो है ये उंगली उठाई जा रही है या व्यंग किया जा रहा है, जहां पर जो है जनता को आवाज उठाने के लिए मनाही है। आपके साथ जो कुछ हो रहा है उसे आपको सहन करना है, लेकिन आप किसी भी तरह के आवाज नहीं उठा सकते, विद्रोह नहीं कर सकते, शासन व्यवस्था के विरुद्ध नहीं जा सकते। इस कविता में कवि ने सत्ता की क्रूरता और उसके कारण पैदा होने वाले प्रतिरोध को दिखाया है, यानी कि जो हम शासन व्यवस्था जो होती है वो किस तरीके से क्रूर हो सकती है और उसका प्रतिरोध हम किस तरीके से करते हैं। और जब प्रतिरोध को बार बार रोका जाएगा तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ है हम रोकेंगे तो जितना भी हम उसको रोकेंगे तो उसमें प्रेशर बनता जाता है, कभी ना कभी वो ज़रूर फटता है, ब्लास्ट होता है। ऐसे बहुत से निरंकुश शासन व्यवस्था आप पहले भी देख चुके हैं, आपने हिस्ट्री में इन सारी चीज़ों को पढ़ा हुआ है कि ऐसे बहुत सी शासन व्यवस्थाएं जहाँ पर निरंकुश शासन रहा, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जहाँ पर वो ब्लास्ट हुआ। अब हम दूर क्यों जाएं, हमारे यहाँ ही देख लीजिए, एक ही ब्रिटिश शासन ने हमारे ऊपर जो है हम भारत को उपनिवेश बनाया, यहाँ पर कितना अत्याचार किया। धीरे धीरे वो जो है ना बढ़ता गया और आखिरकार वो ब्लास्ट हुआ और तब क्रांतियाँ शुरू हुई, ठीक है ना। 200 साल तक राज्य किया, लेकिन 1857 से थोड़ा सा पहले जो है ये क्रांतियां शुरू हो गई। तो पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 में, जो असफल रहा, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, उसने जोर पकड़ा। उस समय दबा तो दिया गया 1857 में क्रांति को, लेकिन उसको पूरी तरीके से सत्ता दबा नहीं पाई, क्योंकि वो चिंगारी कहीं ना कहीं अंदर धधक रही थी। और धीरे धीरे करते विद्रोह होते रहे, सब कुछ होता रहा, इतना दमन करती रही अंग्रेज सरकार, मगर नहीं कर पाई। लेकिन 1947 में आकर उससे हमारा देश छोड़कर जाना पड़ा, यही हुआ ना। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि प्रतिरोध जो होता है वो थोड़ा थोड़ा करते करते जो है ना कभी कभी ना जाके ब्लास्ट होता ही है। क्रूरता और उसके कारण पैदा होने वाले प्रतिरोध को दिखाया गया। व्यवस्था को जनतांत्रिक बनाने के लिए समय समय पर उसमें हस्तक्षेप की जरूरत होती है, वरना व्यवस्था निरंकुश हो जाती है। कहने का मतलब शासन व्यवस्था अगर मान लीजिए लोकतंत्र भी है तो भी उसमें समय समय पर जनता का हस्तक्षेप होना चाहिए। चाहे जितनी अच्छी शासन व्यवस्था चल रही हो, हमेशा एक विपक्ष जरूर होता है, क्योंकि वो विपक्ष हमेशा शासन के कार्यों पर उंगली उठाता रहता है और इससे शासन व्यवस्था निरंकुश होने से बची रहती है। इस निरंकुशता को मुर्दा व्यक्ति भी चुनौती देता है, फिर सामान्य व्यक्ति इसके विरुद्ध क्यों नहीं आवाज उठाएगा। मुर्दा व्यक्ति से यहाँ सीधे सीधे तात्पर्य है वो व्यक्ति जिसका कि कोई भी स्वार्थ नहीं होता, आवाज वो भी उठाता है, तो जीवित व्यक्ति क्यों नहीं उठाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, मगध है तो शांति है, इस पंक्ति का आश्रय स्पष्ट कीजिए। यानी कि मगध में क्या है, निरंकुश शासन व्यवस्था है। अब वहां पर व्यक्ति को किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने की मनाही है, तो जब तक हस्तक्षेप नहीं होगा मगध में शांति बनी रहेगी, और जब तक शांति है तब तक मगध बना रहेगा। क्योंकि अगर वहां विद्रोह होता है तो मगध की शांति जो है वो खतरे में आ जाएगी और मगध का शासन व्यवस्था भी खतरे में आएगी। मगध है तो शांति, इसका आशय है कि जहां राजा निरंकुश होता है वहां जनता पर कठोर नियंत्रण लगाए जाते हैं। तो कहने का सीधे सीधे तात्पर्य है कि यहाँ पर निरंकुश शासन व्यवस्था है और लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है, और जब तक ये शांति बनी रहेगी तब तक मगध में भी वो निरंकुश शासन कायम रहेगा। इन नियंत्रणों से व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी छिन जाती है। अभिव्यक्ति यानी कि जैसे होता है ना, हमारे जो मन में आए वो हम बोल सकते हैं, किसी भी खिलाफ बोल सकते हैं, तो हमारे देश में ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन जहाँ निरंकुश शासन होता है वहाँ ये अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होती है। जहाँ व्यक्ति विरोध नहीं कर सकता, अपने अधिकार को की कोई बात नहीं कर सकता, ऐसे में जैसी व्यवस्था है वह उसे मानने के लिए बाध्य है। तो समझ में आया कि जिस तरीके से शासन कर रहा है शासक, हम वैसा मानने के लिए बाध्य हैं। हम उसके विरुद्ध कोई बोल नहीं सकता, अगर वो गलत कर रहा है तो हम आवाज़ उठा नहीं सकते। यानी कि बेसिकली जैसे काम चल रहा है उसको चलना है, और जिसके ऊपर चल रहा है जैसा उनको फर्क पड़े कोई मतलब नहीं है, हमें शांत होकर इसको सहना है, और शासक उस चीज़ को सुनेगा भी नहीं अगर हम आवाज़ उठाते भी हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। अतः मगध
अर्थात निरंकुश साम्राज्य को बनाए रखने के लिए भी शांति अर्थात उसका विरोध ना करने की आवश्यकता है, क्योंकि हस्तक्षेप करने से शांति भंग होगी और शांति भंग होने से मगध साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। तो बेसिक क्या है, मगध है तो शांति है, अर्थात मगध को कायम रखना है तो शांति बनाए रखना है, अर्थात जो कोई भी विरोध में आवाज उठा रहा है उसको दबाए रखना है। और अगर ये शांति भंग होती है तो मगध का साम्राज्य भी भंग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, मनुष्य क्यों मरता है? पंक्ति में शासन व्यवस्था पर किए गए व्यंग को स्पष्ट कीजिए। मनुष्य क्यों मरता है? जाहिर सी बात है, मनुष्य के विरोध में अगर कुछ चीजें हो रही हैं, मान लीजिए हम अगर किसी शासन व्यवस्था के अंग हैं, हम दूसरे पर, मान लीजिए आप पर कुछ ऐसा काम करते हैं जो आपके ऊपर अत्याचार है, तो क्या होगा, आप उस बात के लिए विरोध करेंगे, हम आपको विरोध करने नहीं देंगे, आपकी आवाज़ दबा दी जाएगी, हम जैसा चाह रहे हैं आपको वैसा काम करना। तो एक तरीके से हम निरंकुश शासन चला रहे हैं और आपकी आवाज़ को दबा रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, आदमी मरता जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से तो कोई काम हो ही नहीं रहा है। तो वही दिया, मनुष्य क्यों मरता है? पंक्ति द्वारा कवि कहता है कि व्यवस्था का वश नहीं ही चलता अथवा मृत्यु पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर ले। मृत्यु जीवन का अनिवार्य सत्य है, किंतु इसके पूर्व भी क्यों लगना हस्तक्षेप का अनुचित प्रयोग है। अब उन्होंने बोला कि हर व्यक्ति एक ना एक दिन मर जाता है, इस पर कोई भी शासन व्यवस्था हो उसका बस नहीं चल सकता, लेकिन व्यक्ति मृत्यु से पहले भी मरता है, वो चीज़ दिया है ना, अनिवार्य सत्य है, किंतु इसके पूर्व भी क्यों लगना हस्तक्षेप का अनुचित प्रयोग है। यानी कि हस्तक्षेप, मनुष्य क्यों मरता है, मरने से पहले भी क्यों लग रहा है, तो ये हस्तक्षेप का सूचक है। अर्थात यहाँ पर है कि शासन का बस चले तो वो क्या करेगा, वो मनुष्य को मरने भी नहीं देगा, वो काम भी अपने हिसाब से कराना चाहता है। उसका सीधे सीधे ये तात्पर्य है कि वो भी हमारे हिसाब से ही कार्य हो, कि यानी कि अगर कोई व्यक्ति मर जाए और वहां पर निरंकुश शासन है तो वो बोलेगा कि भाई यहाँ पे तो आदेश नहीं था मरने का, कि तुम क्यों मर गए। यानी कि वहां पर ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर निरंकुश हो, वहां पर एक सांस भी उस शासन व्यवस्था के हिसाब से चलती है। इवन वो ये चाहता है कि जीवन और मरण भी उसके इशारे पर ही हो। कवि का आशय यह है कि यदि तंत्र अनुचित में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं देगा तो एक दिन सामान्य जनतंत्र के विरुद्ध खड़ा होकर उचित के विषय में भी प्रश्न करने लगेगा। इसी कारण यदा कदा सरकारी जन कल्याणकारी नीतियां भी संदेह व प्रश्न के घेरे में आ जाती हैं। मरने से आश्रय यह है कि यदि चुपचाप अत्याचार सहते रहे तो वे मृत्यु के समान ही हैं। तो समझ में आया, यहाँ पर सीधे सीधे बात कही गई है कि मनुष्य क्यों मरता है। ऐसी निरंकुश शासन व्यवस्था जहाँ पर वो मृत्यु पर भी अपना जोर चलाना चाहता है, कोई भी चीज़ जो है वो उसके आदेश के बगैर नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस पर बस तो चल नहीं सकता है। लेकिन अब मरने से पहले भी आदमी तब मर जाता है जब वो किसी गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाता है। तो वही चीज़ कविता में बताई गई है कि निरंकुश शासन व्यवस्था में व्यक्ति लिटरली यानी कि जनरली जब मरता है उससे बहुत पहले वो मर चुका होता है, क्योंकि वो उस शासन व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा है और चुपचाप सारे अत्याचार को सह रहा होता है। प्रश्न संख्या 8 है, तुम कितना भी कतराओ के माध्यम से कवि क्या चेतावनी देता है। अब इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने किसको और क्या चेतावनी दी है। तुम कितना भी कतराव के माध्यम से कवि यह चेतावनी देता है कि निरंकुश शासन कैसा भी हो उसको स्थायित्व नहीं मिल सकता, यानी कि वो बहुत समय तक नहीं चल सकता है। ऐसा शासन व्यवस्था जहाँ पर वो जिन लोगों के ऊपर शासन कर रहा है उनकी किसी भी ज़रूरत, किसी भी चीज़ के ऊपर अगर वो ध्यान नहीं देता है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वो ऐसी शासन व्यवस्था बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती है। कभी ना कभी उसे चुनौती मिलती है, यानी कि कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा ज़रूर आएगा जो उस निरंकुश शासन व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाएगा।
अतः ये मगध वासियों, तुम लोगों के प्रश्नों से बचने की कितनी भी कोशिश करें, इनसे बच नहीं सकते। अतः अब कौन बचने की कोशिश करेगा मगध वासियों से? वो है शासक, यानी जो सत्ताधारी हैं। वो बहुत कोशिश करेंगे कि यहाँ के निवासियों के प्रश्नों से बच जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, वो बच नहीं सकते हैं। अदना सा यानी कि मुर्दा आदमी भी किसी दिन खड़ा हो जाएगा और पूछेगा ऐसा क्यों हुआ। यदि व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करेगा तो उसकी स्वतंत्र सत्ता समाप्त हो जाएगी, अतः निरंकुशता के विरुद्ध खड़ा होना ही पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है सीधे सीधे कि यहाँ पर मगध राज्य के माध्यम से समझाया जा रहा है, मगध में निरंकुश शासन है, और सीधे सीधे बोला जा रहा है कि हे मगधवासियों, तुम कब तक हस्तक्षेप करने से कतराओगे? एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा कि तुमको बोलना पड़ेगा। यानी कि कोई भी निरंकुश शासन व्यवस्था हो, एक समय ऐसा आता है कि जब जिनके ऊपर आप इस तरीके के शासन कर रहे हो, एक ना दिन एक आकर वो आपके विरुद्ध खड़े हो ही जाएंगे। प्रश्न संख्या 9 है, छींक, चीख और टोक व्यवस्था को बनाए रखने में बाधक कैसे है? छींकना, टोकना और रोकना यानी कि चीख, ये क्यों है? क्योंकि ये चीजें क्या होती हैं, अब ये हमको देखिए, हम छींकते हैं, कहीं टोकते हैं या चीखते हैं, तो ये हमारी नॉर्मल लाइफ से हटकर कोई चीज हम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे तो अभी तो हम आपसे बात कर रहे हैं, सब कुछ है ना, हमें छींक आ रही है, ना हम आपको टोक रहे हैं, ना हम चीख रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर कोई तकलीफ होगी तब ये सारी चीजें होती। तकलीफ कैसे होती है? जैसे हमारे नाक में कुछ भी पार्टिकल चला जाए, यानी कि कुछ भी चीज चली जाए, धूल चली जाए, तो मुझे छींक आएगी, यानी कि हमारी एक नॉर्मल लाइफ में कहीं ना कहीं कोई बाधा पड़ी, इसलिए छींक आई। चीखते हम क्यों हैं? कहीं हमें चोट लग जाए, दर्द हो, तकलीफ हो, तो हम चीखते हैं। और तीसरी चीज क्या है? टोक। टोकते तब हैं, जैसे मान लीजिए आप हो, आप हमारे साथ अगर कुछ गलत कर रहे हो या हमारी कोई चीज ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो हम आपको टोक देंगे। तो यानी कि नॉर्मल लाइफ जो हमारी चल रही है, उसमें कोई भी चीज़ अगर गलत होती है तो इन तीनों में से एक चीज़ निकलकर बाहर आती है। तो वही चीज़ यहाँ कहा गया है कि मगध राज्य में अगर कोई चीज़ गलत होती है तब वहाँ पर छींकना, यानी कि आप वहाँ पर कुछ भी उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। ये तीनों ही चीज़ें क्या हैं? वो व्यवस्था के खिलाफ आपके आवाज़ उठाने का प्रतीक है। तो कहीं पे भी अगर कुछ हो रहा है, तो कोई भी शासन व्यवस्था, जैसे मगध में है, शासन व्यवस्था चल रही है, शांति से चल रही है, तो अगर आप इन तीनों चीज़ों में यानी कि शासन व्यवस्था के खिलाफ अगर आप बोलोगे, कोई काम करोगे या लोगों को भड़काओगे, तो ये शासन व्यवस्था को बनाए रखने में बाधक है। अर्थात मगध की शांति बनाए रखने के लिए ये तीनों ही चीज़ों पर रोक लगाना जरूरी है। छींक अनुचित क्रियाकलापों के विरुद्ध स्वाभाविक विरोध है, यानी कि कोई भी चीज़ होती है जो गलत होती है तो हम छींक देते हैं, तो वो क्या हुआ? अनुचित क्रियाकलाप है वो। चीख अत्याचार एवं शोषण का विरोध है। वह टोक अपने अधिकारों को जानने के लिए उठे स्वाभाविक प्रश्न है, यानी कि अगर हम कोई चीज हमारे साथ है तो हम जानना चाहते हैं तो हम टोक देते हैं। हाँ, फिर है मगध में किसी भी हाल में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों को छींकने का अवसर भी नहीं दिया जाता है। अगर आप वहां चाहते हो कि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे तो आपको ना वहां छींकना है, ना टोकना है, ना चीखना है। अर्थात उन्हें विरोध करने या अपनी बात कहने का भी मौका नहीं दिया जाता है। लोगों द्वारा विरोध का स्वर ऊंचा करते ही मगध अर्थात निरंकुश शासन प्रणाली की शांति व्यवस्था में दखल पड़ जाएगा तथा एक नई व्यवस्था का उदय होगा जिससे निरंकुश व्यवस्था को बनाए रखने में बाधा होगी। अर्थात कहीं पर भी अगर कुछ भी गलत होता है तो हम आवाज उठाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो शासन है चल रहा है उसे अब हटा देंगे, हम दूसरी शासन व्यवस्था ला देंगे। तो वहां पर शासक ये चीज नहीं चाहते हैं कि हमारी शासन व्यवस्था जाए, इसलिए इन सारी चीजों पर वहां पर प्रतिबंध है, आप ये कोई काम नहीं कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, हस्तक्षेप कविता के काव्य सौंदर्य को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो सीधे सीधे हमें क्या लिखना है? हस्तक्षेप का काव्य सौंदर्य, यानी कि अब काव्य सौंदर्य हमारे दो भाग में बढ़ता है, भाव पक्ष और कला पक्ष।
तो भाव पक्ष में हमारा जो भी कविता है, जो हमने कविता पढ़ी है, उसमें क्या चीज़ बताई गई है, क्या निकल कर आ रही है, वो आपको लिखना है। और फिर शिल्प सौंदर्य में उस कविता में क्या शब्द है, क्या कौन कौन कैसे शब्द, तत्सम शब्द हैं, ये है, बोली कौन सी है, किस तरह की शैली इस्तेमाल की गई है, अलंकार कौन से हैं, रस क्या है, कौन सा छंद है, ये सारी चीज़ें हमें शिल्प सौंदर्य में बतानी होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे काव्य सौंदर्य पर विचार करने के लिए हमें कविता के भाव पक्ष और कला पक्ष पर पृथक पृथक विचार करना होगा। तो जब भी आपसे याद रखिएगा किसी भी कविता का काव्य सौंदर्य पूछा जा रहा है तो हमेशा 2 हेडिंग्स डाल के काम करना है, भाव पक्ष, कला पक्ष। क्योंकि देखिए काव्य सौंदर्य वाला जो भी प्रश्न आएगा वो 3 मार्क्स से अबव ही रहेगा, तो हमेशा उसको अलग एक्सप्लेन करना है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आपने एक में कर दिया तो फिर परेशानी है। तो एक ये नहीं कि हमने लिख दिया एक पैरा में भाव पक्ष लिख दिया, एक में कला पक्ष लिया, हेडिंग नहीं डाला, तो वो उधर आपके मार्क्स कटेंगे। ये कविता का एक राजनीतिक व्यंग प्रधान कविता है। मैंने जैसे बोला ना कि यहाँ पर प्रशासन पर जो है व्यंग किया गया है। व्यंग का मतलब यहाँ हंसी मजाक नहीं होता, व्यंग का मतलब होता है कि हम सीधे सपाट व्यक्त शब्दों में ही किसी पर तंज कर देते हैं। तो यहाँ शासन व्यवस्था पर तंज किया गया कि कोई भी शासन व्यवस्था जो है, सिर्फ निरंकुश की बात हम नहीं कर रहे हैं, कोई भी शासन व्यवस्था है वो कभी ये नहीं चाहती कि जनता उसके विरोध में या कोई भी उसके खिलाफ कोई बात बोले। इसमें शासन की क्रूरता का वर्णन है, दूसरी ओर जनता के विरोध को दर्शाया गया है। क्रूर शासन तंत्र सभी प्रकार से जनता की भावनाओं को कुचलने का प्रयत्न करता है। अब क्रूर शासन तंत्र कौन होता है? जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि कोई भी अगर निरंकुश शासन का नाम लेते हैं तो सीधे सीधे हम लोग क्या बोलते हैं, हिटलर का नाम लेते हैं कि हिटलर एक ऐसा था। तो हिटलर से भी कहीं ज्यादा क्रूर शासक हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ हिटलर एक शासक नहीं है, नाम उसका बहुत प्रचलित है, लेकिन अगर हम जाएं तो हिटलर से भी कहीं ज़्यादा क्रूर शासक हुए हैं, निरंकुश शासक हुए हैं। तो वहाँ पर हम सभी के बारे में बात कर रहे हैं। और जब भी कोई क्रूर शासक होगा उसमें जनता को बोलने का कहीं कोई अधिकार नहीं होता, विरोध करना तो बहुत दूर की बात होती है। कोई एक व्यक्ति उस शासन तंत्र के विरुद्ध मतलब एक खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकता है। क्रूर शासन तंत्र सभी प्रकार से जनता की भावनाओं को कुचलने का प्रयत्न करता है, उसकी समस्याओं पर उसका ध्यान नहीं होता है, अपने विरोध को सहन नहीं करता है, विद्रोह को कुचल देता है। यही इस पूरे उसमें बताया गया है कि कोई भी, जैसे दिया है, मगध में छींकना, चीखना और टोकने की मनाही है। अर्थात जहां पर कोई व्यक्ति कुछ भी बोलता है तुरंत उसको दबा दिया जाता है, शांत कर दिया जाता है। कैसे भी साम दाम दंड भेद कोई भी अपनाओ, लेकिन उस व्यक्ति को शांत कर दिया जाता है ताकि वो शासन के खिलाफ कुछ भी बोल नहीं पाए। छींकने, चीखने और टोकने जैसे साधारण विरोध भी उसे सहन नहीं होते हैं। शासन को बचाओ और शांति रखो की प्रेरणा देकर जनता को भ्रमित किया जाता है। कवि ने यह भी प्रकट किया है कि यदि जनतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करनी है तो प्रतिरोध करना आवश्यक है। यानी जनतांत्रिक प्रशासन व्यवस्था जहां पर शासन प्रजा के द्वारा चलाया जाए, जैसे कि जहां प्रजातंत्र होता है या लोकतंत्र शासन होता है, वहां जनता के लिए और जनता द्वारा शासित शासन होता है। कहने का तात्पर्य यहां पर शासन जो भी चुना जाता है वो जनता द्वारा चुनता है और वो जनता के लिए ही शासन करता है। और ऐसी शासन व्यवस्था में जनता को विरोध करने का, बोलने का पूरा अधिकार होता है। अब जैसे भारत में अपने यहाँ देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकता है, बोलने का उसे इसको बोलते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी। कोई भी व्यक्ति यहाँ तक कि पीएम तक को बोल सकता है, किसी भी सरकारी तंत्र के किसी भी अफसर के खिलाफ कहीं पे भी कुछ भी बोल सकता है। जब तक हस्तक्षेप नहीं होगा शासन तंत्र निरंकुश हो जाएगा। इन्हीं भावों को कविता में व्यक्त किया है। और अगर हम कह रहे जितना भी अच्छा शासक हो, वहां उस शासन व्यवस्था में कभी ना कभी कोई ना कोई व्यक्ति आवाज जरूर उठाएगा। और ये आवाज उठनी जरूरी भी है, क्योंकि अगर आवाज नहीं उठेगी तो जो शासक है वो निरंकुश बन जाएगा। वो अपने हिसाब से वो सोचेगा मैं तो सही कर रहा हूं, तो फिर वो गलत चीजें करना शुरू कर देगा जनता के लिए। इसलिए आवाज का उठता रहना जरूरी होता है। अब आ जाते हैं कला पक्ष पे। कला पक्ष में क्या दिया गया है? कला पक्ष कविता का शरीर है, उसका सौंदर्य भी आवश्यक है। भाई कोई भी कविता सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं तो वो पढ़ने में सुंदर होनी चाहिए। अगर उसमें वो सुंदरता नहीं है तो उसके अर्थ में तो हम बाद में जाते हैं, पहले तो हम सामने देखते हैं ना। तो इसीलिए कला पक्ष को कविता की जान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि
अगर वो सुंदरता नहीं है तो हम पढ़ने की कोशिश भी नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या दिया है, हस्तक्षेप कविता का कला पक्ष भी श्रेष्ठ है। कविता की भाषा सरल, सहज और बोलचाल की है। देखिए उसमें जितनी भी लाइंस दी गई हैं बहुत आसान है, जो कुछ बोला जा रहा है हमें क्लियरली समझ में आ रहा है, और इवन उसके द्वारा जो व्यंग किया जा रहा है वो भी हमें पूरी तरीके से क्लियर है। प्रतीकात्मक शैली है और लक्षणा। प्रतीकात्मक और लक्षणा शैली क्यों है? क्योंकि यहां पर मगध का एक प्रतीक रख के सभी निरंकुश शासन के ऊपर व्यंग किया गया है, तो वो एक प्रतीकात्मक शैली है। व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। व्यंजना यहां पर इन शब्दों के माध्यम से कहीं ना कहीं हमारे अंदर उत्साह भरने की कोशिश की गई है कि हमें भी विरोध करना चाहिए। प्रसाद गुण है, मुक्त छंद है, अतुकांत शैली है। अतुकांत शैली का मतलब आप समझते हो, जहां क्या कहते हैं, कविता जो होती है उसके अंत में जो जब शब्दों का तुक नहीं मिलता है तब। बिंब योजना सुंदर है, क्योंकि जितने भी बिंब प्रस्तुत है हमें बहुत ही क्लियरली है वो। कम शब्दों में अधिक भावों को भरने का प्रयास किया गया है। कविता अलंकारों से बोझल नहीं है। अलंकार इसमें जो है प्रयास करके नहीं भरे गए हैं, सब जो है वो अप्रयास तरीके से ही इसमें आ गए हैं। और ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अलंकारों का इस्तेमाल है, बहुत कम अलंकार है, लेकिन अच्छे लग रहे हैं पढ़ने में। प्रश्न संख्या 11 है, श्रीकांत वर्मा आ की कविता आ हस्तक्षेप एक व्यंग प्रधान रचना है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो जाहिर सी बात है श्रीकांत वर्मा जी की ये जो कविता है हमें पूरी तरीके से व्यंग है समझ में आ रहा है। व्यंग किस पे आ रहा है? ये शासन तंत्र पे है, जो निरंकुश शासन करना चाहते हैं, जो ये लोग चाहते हैं कि कभी भी जनता या कोई भी उनके विरोध में कुछ न बोले, तो ऐसी शासन व्यवस्था पर व्यंग किया गया है। वर्मा जी की हस्तक्षेप कविता में एक गुम्फित व्यंग है। ठीक है, गुम्फित मतलब क्यों है? क्योंकि इसमें गुथी गई चीज है, अर्थात आप इसको ऐसा समझ लो जहां पर डायरेक्टली चीज ना कहकर प्रतीक तौर पर रखी गई है, क्योंकि यहां मगध के माध्यम से रखी गई है। आरंभ से लेकर अंत तक हर पंक्ति में व्यंग छिपा है। व्यंग शैली बड़ी प्रभावोत्पादक है, यानी कि अब ये जो व्यंग शैली इस्तेमाल करी है ये वाकई हम पर प्रभाव छोड़ रही है। क्योंकि जब हमने पहली बार ये कविता पढ़ी थी, हमने आपको जब पहली बार पढ़ाई थी, तो हमने ये चीज नोटिस किया इस कविता के अंदर कि ये जो कविता जो है ये ऐसे लोगों को प्रभावित कर रही है जो सोचते हैं ना कि अरे जो हो रहा है ठीक है, अरे अभी नहीं, अपने आप आगे सही हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कोई चीज़ स्वतः ठीक नहीं होती, हमें आवाज़ उठानी पड़ती है। खास तौर से शासन द्वारा अगर कोई चीज़ की जा रही है तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ इन्होंने बताने की कोशिश करी। इसीलिए कवि ने मगध के माध्यम से निरंकुश शासन तंत्र पर व्यंग किया है। पूरी कविता में मगध को एक प्रतीक के तौर पर रखा गया और इससे सभी निरंकुश शासन तंत्र पर व्यंग किया गया है। हस्तक्षेप शीर्षक में ही व्यंग छिपा है, जो यह स्पष्ट करता है कि निरंकुश शासन अपना विरोध स्वीकार नहीं करता है। छींकना नहीं, टोकना नहीं, प्रयोगों में दमनकारी शासन व्यवस्था पर व्यंग है। जहां पर दमन यानी कि कोई भी अगर बोलता है तो उसकी आवाज को दबा देने की जो शक्ति होती है वो दमनकारी शक्ति कहलाती है। तो जो से छींकना, चीखना और टोकना ये तो स्वाभाविक नेचर है ना। हम ये अब छींकने को, अब नाक में कुछ चला जाएगा तो क्या हम कोई छींकना रोक लेगा? छींक तो आएगी। हमें खांसना भी आएगा कि नहीं आएगा? दर्द होगा तो हम चीखेंगे भी। ये तो स्वाभाविक चीजें हैं। ये स्वाभाविक चीजों को भी निरंकुश शासन में बंदिश होती है, आप ये नहीं कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीजों के माध्यम से भी इन्होंने व्यंग किया है, जो हर तरह से जनता को कुचलना चाहती है। तो यानी निरंकुश शासन जो कुछ भी नहीं करना देना चाहती और हर तरीके से वो जनता को कुचल रही है। अब इसमें एक और शब्द इस्तेमाल किया, मुर्दा। मुर्दा व्यक्ति तो कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, कोई भी गतिविधि कुछ करता है, तो यहाँ मुर्दा व्यक्ति का हस्तक्षेप के माध्यम से बताया गया है। तो सोचिए कि कितना अच्छा इन्होंने जो है वो व्यंग किया है मुर्दा व्यक्ति के माध्यम से। मुर्दा द्वारा प्रश्न पूछना ही मनुष्य क्यों मरता है, उस शासन व्यवस्था पर बहुत करारा व्यंग है, जो यह कहती है कि मगध है तो शांति है। यानी कि जब तक शांति बनी हुई है तब तक मगध रहेगा, क्योंकि अगर अशांति फैलती है तो मगध को मगध में जो शासन व्यवस्था है वो कायम नहीं रह पाएगी। तो मुर्दा व्यक्ति कौन होता है? यहाँ पर मुर्दा लिटरली जो मर गया उसके लिए नहीं बोला गया है। मुर्दा व्यक्ति उन लोगों के लिए बोला गया है जो अभी तक शांत है।
इतना उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है लेकिन तब भी शांत है। तो ऐसे ही व्यक्ति जो है ये बोलते हैं कि मुर्दा क्यों मरता है, आज मनुष्य क्यों मरता है, ये चीज पूछा गया। तो इसके माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि व्यक्ति जो है एक हद तक ही हर चीज को सहन करता है, कभी ना कभी वो लिमिट जो है वो ओवर हो जाती है। अर्थात जो यह दावा करती है कि हमारे शासन में ही शांति रह सकती है और देश बच सकता है, हमारे शासन के अतिरिक्त और कहीं शांति नहीं रह सकती। क्रूर शासन तंत्र के अहंकार पर व्यंग्य है। अतः यह स्वीकार करने में अतियुक्ति नहीं होगी कि हस्तक्षेप कविता व्यंग्य प्रधान है। सीधी सी बात है भाई, व्यंग्य तो है ये, अगर व्यंग्य नहीं होता तो यहाँ पर ये चीजें कैसे वो प्रतीक के तौर पर बोलती। कहीं पर भी कोई भी चीज अगर प्रतीक के तौर पर बोली जा रही है तो कहीं ना कहीं उनमें व्यंग्य छिपा होता ही है। प्रश्न संख्या 12 है, हस्तक्षेप कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। अब इसके अंदर क्या मेन फीलिंग निकल कर आती है ये आप बताएंगे। हस्तक्षेप कविता में कवि ने दो विरोधी भावनाओं को एक साथ खड़ा किया है, एक ओर शासन व्यवस्था की क्रूरता तो दूसरी ओर उसका विरोध करने की भावना। अब ये देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से विरोधाभास चीज आ रही है कि जो है ना निरंकुश शासन है और दूसरी तरफ उन्होंने हमको विरोध करने के लिए बोला है। निरंकुश शासन व्यक्ति की छींक चीख और टोकने पर प्रतिबंध लगता है, उसे भ्रमित करने का प्रयत्न करता है, किंतु जनतांत्रिक व्यवस्था को स्थिर रूप प्रदान करने के लिए जनता का हस्तक्षेप आवश्यक है। यदि विरोध न किया जाए तो शासन व्यवस्था दमनकारी रूप धारण कर लेती है और उसे किसी भी प्रकार रोका नहीं जा सकता। तो सिंपल तरीके से यहाँ उन्होंने क्या बताने का प्रयास किया है कि ये जो दमनकारी नीतियां होती हैं इनको अगर हमने टोका नहीं, रोका नहीं, यानी कि इनका विरोध नहीं किया तो ये ऐसी हो जाती हैं कि जहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। सांस तो हमारी बेसिक नीड है, तो वहां पर इन्होंने क्या चीज बताने की कोशिश करी कि जहां छींकना, टोकना और चीखना तक मुहाल होता है, अर्थात एक तरीके से आपकी हर एक गतिविधि पे शासन का जो है अधिकार हो जाता है, आप उनकी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए व्यक्ति और समाज मुर्दा बने हैं, जहां पर हम कोई काम अपने मर्जी से कर ही नहीं सकते हैं। जब हमारी कोई मर्जी नहीं है, कोई कार्य हम नहीं कर सकते तो आदमी क्या हो जाएगा, मुर्दा ही हो जाएगा ना। जो व्यक्ति अपने आप सोच ना सके, अपने आप कुछ कर ना सके तो वो क्या हुआ, मुर्दा हुआ। इससे पहले कि क्रूरता का विरोध करके उसे रोकने का प्रयास किया जाए, यदि शासन व्यवस्था अनीति को अपना ले और उसका विरोध ना किया जाए, उसको रोकने का प्रयत्न ना किया जाए तो शांति संभव नहीं है। कवि का मूल भाव यही है कि दमनकारी शासन व्यवस्था का विरोध किया जाए और जनतांत्रिक भावना को जागृत किया जाए। प्रश्न संख्या 13 है, हस्तक्षेप कविता बिंब प्रधान कविता है, समझाइए। अब इसमें बिंब कैसे आ रहे हैं, देखिए बिंब होते क्या हैं। बिंब का मतलब होता है कि शब्दों के माध्यम से जो है हम ऐसा चित्र उकेरें जहां पर हम आंखों के जरिए, नाक के जरिए, कान के जरिए, स्पर्श के माध्यम से चीजों को महसूस कर सके, यही हमारी बिंब प्रधान योजना रहती है। अब इसमें कैसे है देखिए, हस्तक्षेप कविता बिंब प्रधान है। मगध में एक ऐसे शासन तंत्र का बिंब उभरता है जो क्रूर है और जनता की आवाज को कुचल देता है। मुर्दा शब्द से उन लोगों का बिंब उभरता है जो गूंगे बनकर अत्याचार सहन करते हैं। तो यहां देखिएगा ना, ऐसे ऐसे लोगों के बारे में बताया है जिसके बारे में हम कल्पना, जो चुप रहकर बातों को चुपचाप सहते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए उन्हें मुर्दा शब्द का इस्तेमाल किया है। और दबी जुबान से शासन से मानव की मृत्यु का कारण पूछते हैं और चुप रहते हैं, बोलते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं धीरज मन बोलते हैं कि क्यों आखिर व्यक्ति के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है। खुलकर नहीं बोलेंगे लेकिन दबी जुबान में इस चीज को बोलते हैं। मगध है तो शांति है पंक्ति से उन दंभी शासकों का बिंब उभरता है जो स्वयं को, अपने शासन को ही श्रेष्ठ मानते हैं। पूरी कविता बिंबों से भरी हुई है। ऐसे ऐसे लोगों के बारे में बात की गई है जो हमको बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने क्या बताया, मगध है तो शांति है, तो उसमें ऐसे निरंकुश शासकों के बारे में बात करी गई है जो हर हाल में अपने शासन में शांति बनाए रखना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, हस्तक्षेप कविता में कवि ने मुर्दा शब्द के प्रतीक से किन भावों की अभिव्यक्ति की है, स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि इस पूरी कविता में ये जो मुर्दा शब्द है इसको समझना ही सबसे टिपिकल काम है। तो सबसे पहली चीज आप ये समझ लीजिए, ये जो मुर्दा शब्द प्रतीक के रूप में रखा गया है ये उन लोगों के लिए रखा गया है जो शासन तंत्र के हर अच्छे बुरे चीजों को चुप रहकर सुनते रहते हैं।
मानते रहते हैं, लेकिन दबी जुबान में कहीं ना कहीं पूछते रहते हैं कि मनुष्य क्यों मरता है, अर्थात आदमी क्यों चुप रहता है, उसे बोलना चाहिए। ऐसे लोगों को प्रतीक के रूप में बताया गया है जो खुद नहीं बोलते हैं लेकिन दूसरों को उकसाने में लगे रहते हैं कि भाई आप बोलो, आप चुप क्यों, आप चुप क्यों, आपको बोलना चाहिए। कविता में छींकना, चीखना, टोकना वे शब्द हैं जो हस्तक्षेप अर्थ देते हैं, यानी कि कहीं पे कोई चीज है तो उसमें हम किसी ना किसी तरह की बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। कविता के अंत में मुर्दा कविता का चरम बिंदु है। कवि कहना चाहता है कि जिस समाज में जब उच्च वर्ग या प्रबुद्ध वर्ग निरंकुश शासन तंत्र के अत्याचार को सहन कर लेता है, तब वे प्राणी जिसकी जुबान पर ताला लगा है वे ही विरोध करते हैं और निष्ठुर शासन तंत्र से प्रश्न करते हैं, तुम्हारी व्यवस्था में मनुष्य मुर्दा क्यों बन गए। मतलब पहले तो आप चुपचाप सहकर उसको निरंकुश बना रहे हो और बाद में फिर दबी जबान में उनसे पूछ रहे हो कि तुम्हारे शासन तंत्र में व्यक्ति को आवाज उठाने की आजादी क्यों नहीं है। जिनसे अन्याय अत्याचार का विरोध करने की क्षमता नहीं वे मुर्दा के समान है। भाई जब आपके ऊपर उस निरंकुश शासन ने अत्याचार करना शुरू किया था तो आपको उसी समय आवाज उठानी चाहिए थी, आपने तब आवाज नहीं उठाई और आप बन गए चुपचाप मुर्दा एक तरीके से। और अब क्या है, बाकी लोगों को कहकर उकसा रहे हो कि भाई आपके शासन तंत्र में मनुष्य मरता क्यों है, अर्थात दूसरों को उकसा रहे हो कि भाई आप चुप क्यों हो, आप बोलो जाके। तो ऐसे ही लोगों के लिए ये मुर्दा शब्द इस्तेमाल किया गया है। प्रश्न संख्या 15 है, हस्तक्षेप का प्रतीकार्थ स्पष्ट करते हुए उसकी आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर हस्तक्षेप का प्रतीकार्थ जो है छींकना, टोकना और चीखने के रूप में किया गया है। और उसकी आवश्यकता क्यों है, क्योंकि जब कहीं कुछ गलत हो रहा है तो जाहिर सी बात है हमें हस्तक्षेप करना चाहिए, हमें रोकना चाहिए, हमें टोकना चाहिए। ये एक बेसिक सी चीज़ है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो उसी जगह गलत हो जाता है ना। तो ये चीज़ है यहाँ पर। हस्तक्षेप का प्रतीकार्थ है विरोध करना, किसी कार्य का टीका टिप्पणी करना या रोकना। सीधी सी बात है, कहीं पर अगर कोई चीज गलत हो रही है तो क्या है, उसको हमें बोलना है, रोकना है, टोकना है। कविता में विरोध के अर्थ में ही इसका प्रयोग हुआ है। कविता में कवि ने स्पष्ट किया है कि शासन व्यवस्था निरंकुश हो गई है, दमन की नीति अपना रही है, जनता के छींकने अर्थात स्वाभाविक रूप से किए गए छोटे कामों पर भी रोक लगा दी जाए तो उस व्यवस्था का विरोध आवश्यक है। यानी कि जहां पर व्यक्ति का जो बेसिक काम है, जैसे हम लोग अब इसको आप छींकने को आप कैसे लो, जैसे हमारी बेसिक गतिविधियां क्या हैं कि हम जो है डेली जो काम करते हैं, मान लो जैसे हमें भोजन चाहिए दिन भर आवश्यकता के लिए। अब हमें यह है कि हमें 250 ग्राम दाल, 250 ग्राम चावल और क्या कहते हैं 250 ग्राम आटा पर डे की नीड है। अब अगर सरकार इस पर भी निरंकुश लगा ले, नहीं आपको सिर्फ 100 ग्राम मिलेगा और आपको उसी में गुजारा करना है। अब ये हमारी बेसिक नीड क्या थी, फूडिंग। अब उस पर भी अगर शासन जो है वो अपना अधिकार जमा ले तो ये एक क्या हो गया, छींकने पर भी शासन का कब्जा हो जाना। ये चीज यहां पर है। जब जनता की पीड़ा को कोई व्यवस्था ना सुने और उसकी चीख पुकार की उपेक्षा की जाए तो हस्तक्षेप आवश्यक है। निरंकुशता का विरोध करने के लिए कवि ने हस्तक्षेप शब्द का प्रयोग किया है और उसकी आवश्यकता बताई है। जनतांत्रिक व्यवस्था के लिए हस्तक्षेप आवश्यक है। तो सिंपल सी बात उन्होंने बताई, हस्तक्षेप का मतलब है कहीं पे भी विरोध हो रहा, मतलब गलत हो रहा है तो हमें विरोध करना है। और ये विरोध का स्वरूप उन्होंने छींकने, टोकने और चीखने से बताया है। और इन बेसिक चीज़ों पर भी जहाँ पर सरकार अंकुश लगा दे तो ऐसी जनतांत्रिक जो व्यवस्था हो जाती है, उस ऐसी क्या कहते हैं निरंकुश व्यवस्था के लिए हमें ज़रूरी है कि हम हस्तक्षेप करें और एक जनतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करें। प्रश्न संख्या 16 है, हस्तक्षेप कविता में व्यक्त कवि की पीड़ा को स्पष्ट कीजिए। अब इस पूरी हस्तक्षेप कविता जो निकली है इसमें कवि की पीड़ा यानी कि कवि की तकलीफ क्या है ये हमें बताना है। तो कवि की तकलीफ सीधी सीधी यही है कि जनता जो है, जहां मगध के प्रतीक के रूप में रखा है कि जनता लोगों के विरोध में, मतलब जो है वो शासन के विरोध में आवाज नहीं उठा रही, तो उसी को वो जो है लोगों को प्रोत्साहित करते हुए लिख रहे हैं।
हस्तक्षेप कविता में कवि ने मगध के प्रतीक द्वारा अपनी पीड़ा व्यक्त की है। मगध निरंकुश शासन व्यवस्था का प्रतीक है। निरंकुश शासन व्यवस्था जनता की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा देती है। ऐसी व्यवस्था के विरोध आवाज उठाने की बात की गई है जो मनुष्य की बेसिक जो एक्टिविटीज होती है उन पर भी रोक लगाती है। मगध की शासन व्यवस्था ने छींकने और चीखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। शांति की आड़ में जनता के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। कवि को पीड़ा है कि यह व्यवस्था कब तक चलती रहेगी, कब तक व्यक्ति की वाणी पर नियंत्रण रहेगा, उसे क्रूर शासन व्यवस्था का विरोध करने की स्वतंत्रता कब मिलेगी। जनता की इसी पीड़ा को कविता में व्यक्त किया गया है। मतलब मगध के माध्यम से एक ऐसे निरंकुश शासन के बारे में बात करी जा रही है जहां व्यक्ति को आवाज उठाने की आजादी ही नहीं है। तो उन्होंने यहाँ पर सबसे ज्यादा अपनी पीड़ा व्यक्त करी है कि वो समय कब आएगा जब व्यक्ति को शासन तंत्र के खिलाफ आवाज उठाने की आजादी मिलेगी, लोगों की जो पीड़ा है वो कब हरेगी। प्रश्न संख्या 17 है, मगध में व्यवस्था क्यों और किस लिए रहनी चाहिए। क्यों रहनी चाहिए? शांति को बनाए रखने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर शांति नहीं रहेगी तो मगध नहीं रहेगा, इसलिए ये चीज जरूरी है। मगध की व्यवस्था सत्ताधारी द्वारा किए गए गलत निर्णयों के कारण अव्यवस्था में परिवर्तित हो रही है। इन्हीं गलत निर्णयों के कारण आम जनता दुखी एवं पीड़ित है। वह इस तंग व्यवस्था में बदहाल जीवन जीती है। तंग व्यवस्था यानी कि जहां पर हर चीज के प्रतिबंध है, तो इस तरह की व्यवस्था में जब वो जी रही है तो बदहाली का ही जीवन है ना। इसके विपरीत सत्तासीन व्यक्ति इसी गुमराह जनता पर राज करते हैं। जो जनता को पता ही नहीं है कि उसे क्या चाहिए, तो ऐसी जनता पर क्या है, निरंकुश शासक शासन कर रहे हैं तथा ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जी रहे हैं। वो अपना जीवन बहुत अच्छे से जी रहे हैं, जबकि जो क्या कहते हैं जनता है उसका जीवन अच्छा नहीं चल रहा है। आम जनता इतनी निर्बल हो जाती है कि मगध यानी कि जनतंत्र में ना कोई छींकता है, ना कोई चीखता है और ना ही कोई टोकता है। अर्थात सारी जनता आंख मूंद कर इस व्यवस्था को स्वीकार कर लेती है, क्योंकि वहां पर किसी के पास हिम्मत ही नहीं है कि वो इस तरीके से विरोध करे। तो चुपचाप जो हो रहा है उसको आंख बंद करके वो सहन कर रही है। आम जनता की यही स्वीकृति समाज के लिए घातक सिद्ध होती है। कहीं यह आम जनता सत्ताधारियों के ऐश्वर्यपूर्ण और विलासिता का विरोध न कर दे। इसीलिए कवि व्यंग करते हुए कहता है कि मगध में व्यवस्था और शांति बनी रहनी चाहिए। तो सीधे सीधे क्या है कि यहाँ पर किस चीज की आवश्यकता है, व्यवस्था क्यों और किस लिए आवश्यकता है, वो है शांति व्यवस्था। शांति बनी रहनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ के सत्ताधारियों को अपना ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीना है, उनकी शांति में किसी तरह का खलल नहीं आना है। प्रश्न संख्या 18 है, हस्तक्षेप कविता के द्वारा कवि ने क्या कहा है। अब क्या कह रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने दो बातें कही हैं। पहली बात तो उस प्रशासन के बारे में बात करी है जो पूरी तरीके से निरंकुश शासन है, जिससे को मगध के रूप में इन्होंने प्रकट किया है। और दूसरी बात वो उस जनतंत्र के खिलाफ लोगों को विरोध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हस्तक्षेप कविता श्रीकांत वर्मा द्वारा रचित है। वे आधुनिक काल के कवि हैं। ध्यान रखिएगा, हमारा जो साहित्य का इतिहास है आधुनिक काल का जो है वो 1857 से शुरू होता है, तो उसके बाद के ये कवि रहे हैं। अपनी कविता के माध्यम से कवि ने सत्तासीन व्यक्तियों की क्रूरता और जनतांत्रिक प्रणाली का निरंकुश व्यवस्था में परिवर्तित होने के कारण उपजे दुष्परिणामों का वर्णन किया है। तो सीधे सीधे उन्होंने क्या बताया, जो सत्तासीन व्यक्ति होते हैं वो बहुत क्रूर होते हैं, अपने हिसाब से निरंकुश शासन चलाते हैं और उसके कारण जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं उसको यहाँ पर उन्होंने बताया है। और कवि ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी द्वारा जनतांत्रिक प्रणाली को मजबूत एवं शांति प्रिय बनाने की कोशिश भी बताई है कि किस तरीके से जो ये निरंकुश शासन है इसको बनाए रखने के लिए लोग जो अपना कार्य करते हैं, यानी कि जो क्या कहते हैं छींकना, टोकना और चीखने जैसी जो बेसिक चीज लोगों की रहती है उस पर भी वो लोग प्रतिबंध लगा लेते हैं ताकि उनकी शासन व्यवस्था चलती रहे।
कवि राजनेताओं के गलत निर्णयों पर भी व्यंग करने के साथ ही साथ आम आदमी को गलत निर्णयों के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो दो चीजें उन्होंने बताई, निरंकुश सत्ताधारियों के बारे में बताया और किस तरीके से वो व्यक्ति की बेसिक चीजों के ऊपर भी अपनी हुकूमत चलाते हैं और उनकी आवाज़ को दबाते हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने जो बात बताई, ऐसी सत्ता के खिलाफ जो है लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, उसकी बात वो स्पष्ट करते हैं। तो ये दो बातें इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, श्रीकांत वर्मा की भाषा शैली पर वर्णन कीजिए। अब ये जो इन्होंने कविता प्रस्तुत करी है, इसकी भाषा किस तरीके की है। अब ध्यान रखिएगा कि ये आधुनिक काल के कवि रहे हैं। तो ये है, श्रीकांत वर्मा की भाषा आम आदमी की भाषा है। अब जैसे आधुनिक काल के आप जितने भी कवियों को लोगे, उनकी भाषाओं में आप जटिलता नहीं देखोगे, बहुत ही सरल, सहज, आसानी से समझ में आने वाली कविताएं रहती हैं। उनकी भाषा में सरल, तद्भव और तद्भव शब्दों का भरमार है। यहाँ देखिएगा, तद्भव शब्द क्या होते हैं, यानी कि बहुत ही आसान शब्दों का लिया गया है। यानी कि जो जैसे संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, और संस्कृत निष्ठ शब्दों में जब थोड़ा को बदलाव करके उन्हें हिंदी में लिया जाता है तो वो तद्भव कहलाते हैं। इनके काव्य में लक्षण शब्द शक्ति का प्रयोग अधिक देखा जा सकता है। यहाँ पे उन्होंने हर चीज का लक्षण बताए, ऐसा होता है तो ऐसा होगा, इस तरीके से होगा तो ऐसा होगा। इसमें गागर में सागर भरने की क्षमता विद्यमान है, यानी कि कम शब्दों में बहुत बड़ी बातों को उन्होंने बोला है। इन्होंने अपने काव्य में समाज में व्याप्त विषमताओं को व्यंग्यपूर्ण शैली में व्यक्त किया है। चित्रात्मक, संवादात्मक और नाटकीयता उनके काव्य की अन्य विशेषताएं हैं। जो अब ये आपने जो कविता पढ़ी, इसी कविता में देखिए चित्रात्मकता है, यानी कि शब्दों के माध्यम से एक चित्र हमारे सामने उकेर रहे हैं, वो चीज़ है। दूसरा है संवादात्मकता है, यहाँ पर वो संवाद, जो चीज़ें उन्होंने बोली हैं, सिर्फ कविता ही नहीं है, जैसे लग रहा है कि लिटरली किसी से बात करके बोल रहे हैं कि अगर ये गलत हो रहा है तो तुम्हें आवाज़ उठानी चाहिए। फिर तीसरा है नाटकीयता। नाटकीयता के माध्यम से उन्होंने मगध नाम का एक राज्य खड़ा कर दिया और उसमें एक निरंकुश जो है सत्ता काबिज कर दी, और किस तरीके से वो लोगों पर अत्याचार कर रही है, किस तरीके से क्रूर शासन व्यवस्था है, ये चीज़ उन्होंने बता दी। तो एक पूरा नाटक जैसे लगता है कविता के माध्यम से उन्होंने हमारे सामने खेल दिया। प्रश्न संख्या 20 है, श्रीकांत वर्मा की कविताओं में से क्या ज्ञात होता है। अब इनकी कविता से हमें क्या पता चल रहा है, वो गलत के खिलाफ आवाज उठाने के पक्षधर रहते हैं, हमेशा ये चीज रहती है। तो क्या दिया, श्रीकांत वर्मा की काव्य कृतियों से ज्ञात होता है कि मानव की चिंता का एक ही मूल कारण है, और वो है भविष्य और आत्मगौरव की चिंता। यानी कि हमारा भविष्य, अब जो कुछ भी हो रहा है इसका इम्पैक्ट हमारे भविष्य पर पड़ता है। हमारा भविष्य क्या होगा, हमारा आत्मगौरव क्या रहेगा, इसकी चिंता उनको हमेशा बनी रहती है। इन्हीं कविताओं में स्थान स्थान पर आक्रोश और विद्रोह का स्वर मुखरित हुआ। इसी चिंता के कारण जो है वो कहीं पर भी गलत हो रही चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात बोलते हैं कि अगर ये गलत है तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए। इनकी अधिकांश कविताओं में मानव के आत्मगौरव का ही चित्रण हुआ है, यानी कि इंसान जो व्यक्ति है उसका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए, इसकी उन्होंने बात करी है। कवि ने अपनी प्रारंभिक कविताओं में शहरी जीवन की अपेक्षा गांव के लोगों के जीवन को अधिक चित्रित किया है। इनकी कविताओं में पाठक इसलिए सोचने को मजबूर हो जाता है क्योंकि इनकी कविताओं में यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है, यानी कि जो वास्तविकता है उसी को ये परिलक्षित करते हैं, और इसीलिए व्यक्ति जो है, जो पाठक है, वो अपने आप को उससे कनेक्ट करता है और उन समस्याओं के निवारण के लिए भी कार्य करता है। प्रश्न संख्या 21 है, हस्तक्षेप कविता के द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहता है। आखिर इस कविता को, अब हम जैसे कोई भी काम करते हैं तो हमेशा उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है कि आखिर हम क्यों कर रहे हैं। अब उन्होंने ये कविता लिखी है तो वो जाहिर सी बात है हमें कुछ बताने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। क्या चीज़ वो बताने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उन्होंने सीधे सीधे इस कविता में हमको ये बताने का प्रयत्न किया है कि कहीं पर अगर कोई चीज़ गलत होती है तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए। चुपचाप होकर मुंह बंद करके अगर हम हर एक चीज को बर्दाश्त करते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि सामने वाला व्यक्ति हमारे ऊपर शासन करने लगेगा और हमारी सारी जो मर्जी होती है, हमारी जो अपनी चाहते होती है, उनको दबा देगा और अपने हिसाब से हमसे काम करवाने लगेगा।
श्रीकांत वर्मा की कविता हस्तक्षेप में सत्ता की क्रूरता और उसके कारण पैदा होने वाले प्रतिरोध को दिखाया गया है। व्यवस्था को जनतांत्रिक बनाने के लिए समय समय पर उसमें हस्तक्षेप आवश्यक है। यानी कि कहीं अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको लग रहा है कि हमें आवाज उठानी चाहिए, तो आपको उठानी चाहिए। इसके अभाव में व्यवस्था निरंकुश हो जाती है। कवि बार बार कहना चाहता है कि जहां मुर्दे का भी हस्तक्षेप करना संभव है, उस समाज में जीता जागता मनुष्य चुप क्यों है। तो उन्होंने सीधे क्या बोला है कि आपको चुप नहीं रहना है। अगर आप कहीं कुछ गलत देख रहे हो तो आपको आवाज उठानी है, आपको मुर्दा बन के नहीं रहना है जहां पर आपकी कोई मर्जी नहीं रह जाती है। यही वो इस कविता के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। कोई छींकता नहीं, कोई चीखता नहीं, कोई टोकता नहीं। पंक्तियों के प्रयोग का प्रयोजन क्या है, स्पष्ट कीजिए। अब ये जो 3 चीजें कही गई हैं, ये हमारी बेसिक चीजें होती हैं। बेसिक चीजें कैसे? हम ये एक स्वाभाविक रिएक्शन होता है। अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो जाहिर सी बात है ये स्वभाव से हमारे आ जाती है, हम लिटरली नहीं। अब हमको कहीं पर भी चोट लगेगी तो हम अपने आप, हम ये सोचेंगे नहीं कि हमें यहाँ चीखना चाहिए कि नहीं चीखना चाहिए, वो अपने आप चीख निकल जाती है। नाक में कुछ चला जाए तो हम सोचेंगे नहीं, वो अपने आप ही छींक आ जाएगी। और अगर हमसे कोई चीज़ बोलेगा कि नहीं आपको, तो हम टोक देते हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं करिए, है ना। तो यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से बताया गया है कि कोई भी निरंकुश शासन जो होता है वो इंसान की इन स्वाभाविक गतिविधियों पर भी अंकुश लगा देता है। तो हस्तक्षेप कविता लिखने का कवि का मुख्य उद्देश्य शासन तंत्र की क्रूरता, अन्याय, शोषण और दमनकारी नीति का जनता द्वारा प्रतिरोध करने का संदेश है। यानी कि आपको सीधे सीधे संदेश दिया जा रहा है कि कहीं पर भी आप गलत देख रहे हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ। दमनकारी शासन तंत्र शांति की बात करके निरीह जनता को दबाता है और उसके विरोध को कुचलता है। वो क्या है, अब ये जो से क्रूर शासन व्यवस्था होगी तो वो सीधे सीधे क्या कहेगा कि भाई आपके इस कार्य से शांति भंग हो रही है, इसलिए आप ये काम नहीं करो। जैसे होता है, मान लीजिए हम एक रूम में बैठे हैं, पूरी शांति है, सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और एकदम से हम छींक दें तो क्या होगा, सबका ध्यान मेरी तरफ आएगा ना। तो उसी तरीके से एक ऐसा शासन तंत्र है जहां सब अपने काम में मगन है, एक हम खड़े हो जाएं कि नहीं आप ये गलत कर रहे हो, तो वो हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश करेगा। जो क्रूर शासन, जो वहाँ पे जो हेड होंगे वो कहेंगे नहीं आप चुप हो जाओ, है ना। तो वही चीज़ यहाँ बताइए कि छींकने के माध्यम से क्या है, हम लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और फिर लोग सोचते हैं कि आखिर भाई कुछ तो गड़बड़ है। अब जैसे हमें छींक आए, 1 छींक आए, 2 छींक आए, 3 छींक आए, तो बाकी आसपास के लोग ये सोच लेंगे या तो इसको जुकाम हुआ है या यहाँ की हवा में कुछ गड़बड़ी है। चीज़ यही होगी ना, होगी कि नहीं होगी। तो लोग सोचने पे मजबूर होते हैं। तो इसीलिए जो है जब कोई व्यक्ति विरोध में आवाज़ उठाता है तो अगर उसकी आवाज़ को ना दबाए वो क्रूर शासक, तो क्या करेगा, बाकी लोग उसकी आवाज़ सुनेंगे और उसके साथ हो लेंगे। कोई छींकता, चीखता और टोकता नहीं शब्दों का प्रयोग करके कवि ये प्रकट करना चाहता है कि निरंकुश शासन तंत्र जनता की स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं को भी शंका से देखता है, उसकी पुकार और विरोध को शासन के पैर उखाड़ने के रूप में ले लेता है। यानी कि अगर वो कुछ भी बोलता है, जहां पर वो विरोध नहीं कर रहा है, सिर्फ एक सजेशन भी दे रहा है, तो भी वो शासन तंत्र उसे शंका से देखता है कि नहीं यहाँ पे कुछ गलत है, कुछ ऐसा है जो गड़बड़ है। तब प्रश्न उठता है कि लोग चुप क्यों हैं, विरोध क्यों नहीं करते। कवि इन शब्दों के प्रयोग से स्पष्ट करता है कि जनता इतनी भयभीत है कि विरोध की कल्पना ही नहीं करती, क्योंकि टोकता नहीं, टोकने के रिवाज ना बन जाएं, कथन से व्यंग किया है कि भयभीत जनता की मानसिकता को प्रदर्शित करता है। कवि की मूल भावना यह है कि जनता को चीखना भी नहीं चाहिए और टोकना भी नहीं चाहिए, तभी शासन तंत्र ठीक से कार्य करता है। यानी कि इस कविता में जो मेन चीज बताई गई है वो क्या है, छींकना, टोकना और जो है वो है चीखना। ये तीनों जो चीजें हैं ये बेसिक हैं। यानी कि शासन तंत्र, जो क्रूर शासन तंत्र है, वो व्यक्ति को इन बेसिक गतिविधियों के लिए भी कोई आज़ादी नहीं देता। उनकी इन जो स्वाभाविक गतिविधियां हैं इन पर भी वो रोक लगा देता है, ताकि किसी तरह से इस शासन की शांति भंग ना हो, अर्थात विरोध उत्पन्न ना हो। प्रश्न संख्या 23 है, व्यवस्था को निरंकुश प्रवृत्ति से बचाए रखने के लिए उसमें हस्तक्षेप जरूरी है। कविता को दृष्टि में रखते हुए अपना मत दीजिए। सही बात है, अगर कोई भी शासन है उसको निरंकुश होने से बचाना है
तो उसमें हस्तक्षेप करना जरूरी है, अर्थात उसको टोकना जरूरी है। अब जैसे देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो निरंकुश शासन व्यवस्था नहीं होती, जनता द्वारा चुन के एक व्यक्ति जो है सत्ता पर बैठता है और वो शासन चलाता है, लेकिन तब भी उसके विपक्ष में एक पार्टी जरूर रहती है। अब ये विपक्षी पार्टी क्यों बैठाई जाती है लोकतंत्र में? कारण ये है कि वो सरकार की हर गतिविधि पे नजर रखे, हर काम पर नजर रखे और उसे टोकती रहे, चाहे वो अच्छा करे चाहे बुरा करे। विपक्ष का काम है जो है शासन तंत्र के हर काम में हस्तक्षेप करना, ताकि वो निरंकुश ना बन जाए। इसीलिए लोकतंत्र में विपक्ष का एक दल अनिवार्य बैठाया जाता है, ताकि वो लोकतंत्र को भी निरंकुश होने से बचा सके। तो वही चीज यहाँ बती, निरंकुश प्रवृत्ति से बचाए रखने के लिए हस्तक्षेप जरूरी है, अर्थात आपको उस सरकार के द्वारा किए गए हर काम पर कोई ना कोई टोक या कोई विरोध हमें हमेशा करते रहना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था संसार की आदर्श व्यवस्था है, जिसमें साधारण से साधारण व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार होता है। अब इसका साक्षात रूप आप भारत के लोकतंत्र में देखते हैं, कोई भी व्यक्ति अपनी आवाज उठाने के लिए आजाद है। इसके विपरीत तानाशाही या राजतंत्र निरंकुश शासन व्यवस्था है। इस व्यवस्था में दमन चक्र की आवाज को कुचलकर उन्हें घुटन भरी जिंदगी जीने को विवश करते हैं। अब चाहे तानाशाही हो या राजतंत्र हो, यानी कि जहां पर वंशानुगत जो है राज प्रणाली चलती है, या जहां पर सेना द्वारा निरंकुश शासन स्थापित कर लिया जाता है, ये जहां पर वहां पर लोगों की बात को हमेशा के लिए कुचल दिया जाता है, आप वहां पर एक आवाज भी नहीं उठा सकते हो। अतः इस निरंकुशता से बचने के लिए लोकतांत्रिक प्रणाली की जनता में सदा जागरूक रहना चाहिए। यानी कि इस तरह की जहां पर आपको आवाज उठाने की भी आज़ादी नहीं होती, व्यक्ति को धीरे धीरे सजग होने की जरूरत है। क्योंकि अगर व्यक्ति आप जब तक जनता जो आवाज नहीं उठाएगी तब तक वो राजतंत्र होगा या तानाशाह होगा, वो आप पर शासन करता रहेगा। तो उसको अगर आप गलत शासन है उसको उखाड़ने के लिए जनता की आवाज उठाना पहले जरूरी होता है। निरंकुश शासन में जनता की सुख समृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। अतः कवि ने हस्तक्षेप कविता के माध्यम से संकेत दिया है कि शासन में सार्थक हस्तक्षेप आवश्यक है, तभी जनता सुखी रह सकती है। यानी कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि किसी भी शासन तंत्र में कोई चीज गलत है, हम यहाँ सिर्फ तानाशाह या राजतंत्र शासन व्यवस्था की बात नहीं कर रहे, हम लोकतंत्र की भी बात कर रहे हैं। किसी भी तरह का शासन तंत्र हो और आपको लगता है कि यहाँ पर गलत है, तो आपको आवाज उठाना यानी हस्तक्षेप करना आवश्यक है। प्रश्न संख्या 24 है, मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं के आधार पर मगध की स्थिति पर अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। अगर इन्हीं पंक्तियों को हम खाली समझने की कोशिश करें तो मगध तो उन्हें कहने का मतलब है एक कहने को राज्य है, लेकिन यहाँ रहना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ का जो शासन तंत्र है वो निरंकुश है और यहाँ पर इतना अत्याचार किया जाता है और लोगों को जो है आवाज उठाने तक की आज़ादी नहीं है। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है। मगध भारत का एक आदर्श राज्य रहा है। वहां पौराणिक काल में जरासंध और ऐतिहासिक काल में मौर्य साम्राज्य था। तो अब देखिए कितना पुराना जरासंध और मौर्य साम्राज्य में आप देखिए चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य वगैरह हुए ना, तो उनका शासन तंत्र बहुत ही अच्छा शासन तंत्र माना जाता है। आप सभी को पता है कि चाणक्य एक कितने अच्छे अर्थशास्त्री थे। अशोक, बृहदत्त और शंगु काल में मगध की शासन व्यवस्था जगत प्रसिद्ध थी, इतनी अच्छी वहां पर शासन व्यवस्था थी। लेकिन अब वह नाम मात्र का मगध रह गया है। वहां निरंकुश शासकों ने जनता की स्वतंत्रता को छीन लिया है। कभी वहां पर इतना विश्व की जो है सर्वत्र प्रसिद्ध राजतंत्र जो है कार्य करते थे, जो जनता के लिए कार्य करते थे, लेकिन अब वहां पर निरंकुश शासन व्यवस्था हो गई है। अब वहां छींकने, टोकने और चीखने तक की छूट नहीं है। इस प्रकार अब मगध केवल नाम मात्र का मगध रह गया है। वहां रहना बड़ा कठिन हो गया है। कवि ने लोकतांत्रिक भारत में आपातकाल के थोपे जाने पर व्यंग किया है। तो यहां पर धीरे धीरे क्या है, अब देखिए जब मगध था तो उस समय हमारे कवि नहीं थे,
ठीक है, समझिए। कवि हमारे आधुनिक काल के रहे हैं और ये मगध की बात कर रहे हैं बहुत पहले की। तो यहाँ पर सिर्फ मगध को एक प्रतीक रूप में रखा, यानी कि हमारा देश जो है पहले क्या अंग्रेजों के कब्जे में था, अंग्रेजों के कब्जे में से आज़ाद हुआ, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली यहाँ पर काबिज हुई और जो है बहुत अच्छी शासन प्रणाली अंग्रेजों के बाद तो काफ़ी अच्छी चली, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा हमारे देश ने चलना भी शुरू किया, लेकिन फिर उस पर इमरजेंसी लगा दी गई इंदिरा गांधी द्वारा। तो उस इमरजेंसी काल के लिए उन्होंने सीधे सीधे इस कविता के माध्यम से व्यंग किया है कि वहाँ पर इमरजेंसी का मतलब क्या हुआ कि सभी की जितनी पावोस्ते ताकत थे सब खत्म कर दी गई और पीएम के हाथ में सारी ताकत दे दी गई, किसी का वहाँ पर कोई नहीं, मतलब ना वहाँ पे लोकतंत्र एक तरीके से ख़त्म कर दिया गया था। तो इसलिए उन्होंने सीधे सीधे वहाँ पर लोकतांत्रिक भारत में आपातकाल के थोपे जाने पर व्यंग किया। आपातकाल इमरजेंसी एक ही टाइम लगी थी, तो ये उसी की बात इन्होंने यहाँ पर रखी है। प्रश्न संख्या 25 है, हस्तक्षेप कविता सत्ता की क्रूरता और उसके कारण पैदा होने वाले प्रतिरोध की कविता है। स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल सही है कि भाई जब मगध था, मगध में बहुत अच्छा शासन चल रहा था, फिर उसके बाद वहाँ पर निरंकुश शासन व्यवस्था लागू हो गई और किस तरीके से लोगों की आवाज़ को दबा दिया गया और लोगों को किसी भी तरह का विरोध करने की जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर कवि यहाँ पर क्या करते हैं कि भाई इस तरह के निरंकुश शासन के खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है, अगर आप कहीं देखते हो कुछ गलत हो रहा है तो विरोध करना ज़रूरी है। तो वही चीज़ उन्होंने बताया है कि सत्ता की क्रूरता के बारे में बताया और उस क्रूरता के कारण जो है लोगों के अंदर जो क्षोभ होता है उसे प्रतिरोध करने की भी उन्होंने आग्रह किया है। कवि श्रीकांत वर्मा ने हस्तक्षेप कविता के माध्यम से भारत की शासन व्यवस्था के उस काल की ओर संकेत किया है जबकि नागरिक अधिकारों को छीन लिया गया था, लोगों को किसी भी प्रकार का विरोध करने की अनुमति नहीं थी। यह सब भारत में शांति बनाए रखने और देश को बनाए रखने के नाम पर किया गया था। अभी आपातकाल क्यों लगाया गया था? ताकि देश में शांति बनी रहे और इसीलिए उस आपातकाल को लगाया गया। तो सीधे सीधे कवि ने उसी तरफ किया है। कवि की हस्तक्षेप कविता में जनता को छींक कर हल्का विरोध तथा समाचार पत्रों में अपनी बात कहकर विरोध प्रकट करना, चीख पुकार, अपने अभावों का दुख अभिव्यक्त करना और टोक कर सत्ता की व्यवस्था में हस्तक्षेप करना आदि संकेत दिए गए हैं। यानी कि जब आपातकाल लगाया गया था तो लोगों की आवाज़ को दबा दिया गया, प्रेस को रोक दिया गया, किसी तरीके से लोगों की आवाज़ जो है ना उठे, इस चीज़ का पूरा प्रयास किया गया था। तो वो कैसे किया गया था? छींकने के लिए हल्का विरोध बोला गया था, अर्थात समाचार पत्रों में अपनी बात कहकर विरोध प्रकट करना की पाबंदी थी। चीख पुकार नहीं करना था, जैसे लोग उठकर रैली करते हैं, भाषण वगैरह करते हैं, तो ये सब करने पर विरोध था, अभिव्यक्त करने पर, और टोक कर सत्ता की व्यवस्था में हस्तक्षेप करने आदि के संकेत दिए गए हैं। यानी कि आप किसी तरह का प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ों पर पाबंदी लगा दी गई थी। यह सत्ता की क्रूरता के विरुद्ध जनता की प्रतिक्रिया है। मगध के शासन के विरुद्ध ऐसा करने की अनुमति नहीं थी, अतः अंत में मुर्दे द्वारा किए गए प्रश्न के माध्यम से सत्ता की क्रूरता के विरुद्ध सामान्य जन प्रतिक्रिया है। अतः हस्तक्षेप सत्ता की क्रूरता और उसके प्रतिरोध की कविता है। सही बात है कि यहाँ पर उन्होंने मगध के माध्यम से जो है सत्ता की क्रूरता के बारे में बताया, वहीं मुर्दा द्वारा पूछे गए प्रश्न के माध्यम से प्रतिरोध की आवाज को भी दिखाया। तो दोनों ही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं इस कविता में, हस्तक्षेप कविता में। तो इस तरीके से ये पूरा पाठ यहाँ खत्म हुआ। हस्तक्षेप बहुत ही ऐसा है कि थोड़ा समझने में मुश्किल होती है, लेकिन आप अगर आजकल की राजनीति को समझो, जानो और थोड़ा सा राजनीति के भविष्य में भूतकाल में जाओ तो आप इस कविता को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये कविता बहुत अच्छी है, समझिए। कहीं कहीं कुछ गलत हो रहा है, देख रहे हो, तो आवाज़ उठाना ज़रूरी होता है। यहाँ तो हमने ये पूरी कविता पढ़ ली, लेकिन मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा आपको आपकी सभी क्लासेस यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सभी क्लासेस के इसी तरीके से वीडियो दिए जाते हैं ताकि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकें। तो यहाँ हम सिर्फ हिंदी की बात नहीं कर रहे, सभी सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो इस 100% फ्री प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाते रहिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। इसके अलावा अभी हमारा काव्य खंड का आखिरी अध्याय बाकी है, तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।